हेलो, हाय, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे मई और जून मंथ के करंट अफेयर के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि लद्दाख में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात। केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार देश भर में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात के मामले में लद्दाख ने देश भर में टॉप किया है, या यूँ कहें कि लद्दाख की पहली पोजीशन है जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात के मामले में। इसके बाद लद्दाख के बाद सेकंड पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पोजीशन पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात के मामले में मणिपुर का नाम आता है और सेकंड पोजीशन पर दादरा और नागर हवेली है। ठीक है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक या सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में केरल की पोजीशन नंबर 1 है और नंबर 2 पर तमिलनाडु है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात के मामले में हरियाणा की पोजीशन सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा 2019 में संघराज क्षेत्र अधिनियम के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को संघराज क्षेत्र में शामिल किया गया था। प्रेजेंट टाइम पर भारत में कुल संघराज क्षेत्रों की संख्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिलाकर 8 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। राज्य स्तरीय न्यायिक और संरचना विकास प्राधिकरण। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किया है कि देश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर न्यायिक और संरचना विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। हुआ क्या कि नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की एक समिट हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इस और संरचना विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी न्याय देने में देरी हो रही है, ठीक है, या जिसमें 5 वर्ष से अधिक का समय लग रहा है जिन मामलों का निपटारा करने में, उसी को प्रभावी बनाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए ही राज्य स्तरीय न्यायिक और संरचना विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। ऑपरेशन दूधी 1989 से लेकर 1992 तक चलाया गया था। ये भारत के असम राइफल द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध। अभी तक रक्षा के इतिहास में भारत का सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान यही है। इसका नाम है ऑपरेशन दूधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में कि इस अभियान के तहत नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री के नेतृत्व में क्या किया था कि असम राइफल के 7वीं बटालियन ने 15 सैनिक, टोटल 15 सैनिक थे, इन सैनिकों ने क्या किया था कि पाकिस्तान के 72 प्रशिक्षित आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था? 1989 से 1992 तक। और ये दूधी जगह पड़ता कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और असम राइफल जो है वो, इसके बारे में देख लीजिए। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ठीक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या किया है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, उसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना की घोषणा करती है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लगभग 2200 फिल्मों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, है ना। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की शुरुआत जो है वो 2016 में ही की गई थी, जैसे हमने पहले ही बताया। ठीक है, जिसका उद्देश्य मेन ये है कि जो भी हमारी सिनेमाई विरासत हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको पुनर्स्थापित करना और डिजिटल बनाना। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। भारतीय नौसेना के युद्धपोत सूरत और उदयगिरी दोनों का जलावतरण हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम पोत या युद्धपोत, एक का नाम है सूरत, दूसरे का नाम है उदयगिरी। जो सूरत युद्धपोत है वो परियोजना 15B के तहत बनाया गया है। परियोजना 15B के तहत बनाया गया ये चौथा विध्वंसक जहाज़ है सूरत, जबकि जो उदयगिरी है वो परियोजना 17A के तहत बनाया गया तीसरा जहाज़ है। ठीक है, सूरत चूँकि गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी है और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इसी के नाम पे
इस युद्धपोत का नाम रखा गया है सूरत के नाम पे, ठीक है। और जो उदयगिरी है वो आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने दी सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर होती है कि कुछ स्पेशल केसेस में वो डिसीजन दे सकता है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि जो सेक्स वर्क है वो एक प्रोफेशन है, ठीक है, उसको प्रोफेशन के रूप में मान्यता दे दी है और कहा है कि सेक्स वर्कर कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार होते हैं, ठीक है। सेक्स वर्कर जो है वो सम्मान और समान कानून सुरक्षा के हकदार होते हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस को वयस्क और आपसी सहमत से सेक्स वर्कर के खिलाफ ना तो कोई आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। इसमें और भी कहा गया है कि जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाएगा तो यौनकर्मियों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय IIT बॉम्बे के सहयोग से भारतीय संस्कृत पोर्टल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय को कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, विद्यांजलि चूँकि शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है जिसका उद्देश्य है कि देश भर के स्कूलों में सामुदायिक और निजी भागीदारी के माध्यम से स्कूली शिक्षा को मजबूत करना है, ठीक है। बुनियादी स्तर से लेकर प्रौढ़ शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी को क्या करना है, बढ़ावा देना है, इसके तहत यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हाफलॉन्ग हिंदी जो कि पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है। ये पूर्वोत्तर भारत के असम जो राज्य है, असम राज्य है, उसमें बोली जाती है, ठीक है, हाफलॉन्ग हिंदी। चूँकि इसके अस्तित्व को लेकर एक चिंता जाहिर की जा रही है कि कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि इसको बोलने वाले की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है हाफलॉन्ग हिंदी। तो इसमें अगर पूछेगा कि ये कहाँ बोली जाती है तो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में बोली जाती है, और वहाँ पर दीमा हसाओ ज़िला, एक ज़िला पड़ता है असम में, दीमा हसाओ ज़िला, वहाँ बेसिकली ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है भारत बांग्लादेश सीमा पर फ्लोटिंग सीमा चौकियाँ बनाई जा रही हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया है, सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 3 फ्लोटिंग तैरती हुई सीमा चौकियाँ, ठीक है, बॉर्डर आउटस्पॉट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर हरदासपुर चौकी पर मैत्री संग्रहालय की भी स्थापना की गई है, ठीक है, मैत्री संग्रहालय की स्थापना की गई है। 3 फ्लोटिंग चौकियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दी गई है, ठीक है, किसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। अच्छा, जो तीनों चौकियाँ स्थापित की जा रही हैं इसको कौन कौन बना रहा है, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड द्वारा इनको बनाया जा रहा है। और तीनों फ्लोटिंग जो सीमा चौकियाँ हैं उनका नाम है सतलुज, कावेरी और नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा मार्तंड सूर्य मंदिर पूजा विवाद। इसमें ये हुआ है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर के संरक्षित स्थल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। ये क्यों घिर गया है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसने कहा कि चूँकि ये हमारे अंदर आता है, ठीक है, और जो भी इस तरह के स्थल होते हैं वो उनकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है निर्जीव वालों की और एक होती है सजीव स्थलों की। निर्जीव स्मारक या स्थल वो होते हैं जिनमें पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की निरंतरता नहीं होती है या बहुत लंबे समय तक या रेगुलर वे में वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं की जा रही होती है, ठीक है। और जो लिविंग वाला होता है या जिसको सजीव बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए आगरा में ताजमहल, जिसमें हर शुक्रवार को एक नमाज़ पढ़ी जाती है, मतलब इसमें जो पूजा पाठ होता है या नमाज़ पढ़ी जाती है वो रेगुलर वे में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है इसको
पुरातत्व विभाग ने क्या कहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये निर्जीव स्मारक है, तो यहाँ बिना उनकी परमिशन के, ये चूँकि ये नॉन लिविंग है, इसमें जो है इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कराने जाने चाहिए, ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, पृथकराज भील प्रदेश की मांग की जा रही है। पश्चिमी भारत में आदिवासी लोगों के एक पृथक राज्य भील प्रदेश की मांग फिर से उठने लगी है। इसमें क्या हुआ है कि भील चूँकि एक जनजाति है और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 6 जिलों को मिलाकर एक पृथक भील प्रदेश की मांग की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारत की P75I परियोजना, फ्रांसीसी कंपनी है नेवल ग्रुप। ठीक है, इसने क्या कहा है कि वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में उल्लिखित शर्तों के कारण भारत की P75I परियोजना का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसने क्या कहा है कि भारत की P75I परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए बेहतर सेंसर और हथियारों से लैस और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के तहत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाना था। मतलब ये समझ लीजिए आप कि P75I परियोजना के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों का घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाना था, जिसको फ्रांस की कंपनी नेवल ने मना कर दिया है उसमें पार्टिसिपेट करने से। और P75 परियोजना के तहत सबसे अंतिम जो पनडुब्बी बनाई गई थी उसका नाम था वागसीर, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, 2023 के अंतर्गत इसको कमीशन किया गया। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, लोकपाल को मिला नया कार्यालय, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली के नैरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारत में के लोकपाल का नया कार्यालय बनने जा रहा है। ठीक है, आप जो ये चीज़ जानते ही होंगे कि लोकपाल जो अधिनियम आया था वो सन 2013 में आया था। बस इससे ज़्यादा इसमें न्यूज़ में कुछ नहीं है, जितना मैं बता दे रहा हूँ उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन कोची के नेदू बसेरी में तटरक्षक एयर इंक्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 के अपने दूसरे एयर स्क्वाड्रन 845, इसका नाम याद रख लीजिएगा, 845 स्क्वाड्रन CG को कमीशन किया है। ठीक है, ALH MK3 हेलीकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्र तट की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही साथ भारत की खोज और बचाव क्षमता को भी बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नियमित हो कारागारों की जांच। गृह मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो भी कारागार पुस्तकालयों में उपलब्ध साहित्य हैं उस पर उचित निगरानी बनाए रखी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों पर नकारात्मक कोई प्रभाव न पड़े, मतलब उसमें कोई ऐसी साहित्य या किताबें न रखी गई हों जिससे उनकी विचारधारा चेंज हो या उनके विचारों पर बुरा असर या बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अब इसमें जैसे वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर आ गए हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 मई को बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है। नेट ग्रिड का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, दूसरी न्यूज़, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 13 मई को रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामपुर में किया गया है, रामपुर के पटवई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोयम्बटूर के छात्रों द्वारा बनाई गई ऊर्जा कुशल सौर ऊर्जा से संचालित नाव जिसका नाम है याली, ये क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नाव। ठीक है, जुलाई में आयोजित होने वाली मोनाको एनर्जी वोट चैलेंज में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली नाव बन गई है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? मोनाको में एक एनर्जी वोट चैलेंज हो रहा था, वहाँ पे याली को सम्मिलित किया गया था, जो कि कोयम्बटूर के छात्रों ने बनाया है। और याली क्या है? याली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली एक नाव है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 मई को हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हैदराबाद का जो केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है उसी में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारतीय नौसेना के लिए L&T पोत निर्माण के सहयोग से कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत
बृहद एक्सवीएल परियोजना में से दूसरे जहाज निर्देशक को, कौन सा है, निर्देशक को 26 मई को चेन्नई के कटपल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तकनीकी उन्नयन के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 138.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। ठीक, इस फंड का उपयोग क्या किया जाएगा, मैक के उन्नयन के लिए किया जाएगा। मैक मतलब होता है मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक है। मैक की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में आईबी के तहत एक साझा आतंकवाद रोधी ग्रिड के रूप में की गई है। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है जैसे कि भारतीय तटरक्षक बल ने मई 2022 में कोच्चि के नेदू बसेरी में तटरक्षक एयर इनक्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 के अपने दूसरे एयर स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। 845 अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था। देसी हिंदी हाफलांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो वो असम है, हमने अभी पढ़ा था ही। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट की सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो वो लद्दाख है। हाल में असम के किस राज्य से कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़े की खोज हुई है, उसका नाम है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ वही ज़िला है जहाँ पर हाफलांग हिंदी बोली जाती है। ठीक है। हाल में पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है, कौन सी है, पल्ली गांव। पल्ली गांव जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, सांबा। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि कौन सी गांव जो है या पंचायत कार्बन न्यूट्रल बनी है, वो है पल्ली गांव। पल्ली गांव पड़ता कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, और कौन से ज़िले में पड़ता है, तो सांबा जिला। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है, आगरा। आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश का वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला ज़िला बन गया है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है। हेलो, हाय, नमस्कार। लास्ट वाली क्लास के आगे से हम पढ़ने चल रहे हैं मई और जून मंथ के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें आज पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है। जो पहली न्यूज़ है इसमें, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च किया है। इसमें कुल 13 देश शामिल हैं। 13 देशों में से भारत और अमेरिका के अलावा 11 अन्य देश हैं। ठीक है। और इस साझेदारी के तहत टोटल 4 स्तंभों पे बात की जा रही है। पहला है व्यापार, दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन या कार्बन मुक्त, और चौथा है कर और भ्रष्टाचार रोधी। ठीक है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है, टोक्यो में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्वाड लीडर्स टोक्यो समिट। क्वाड लीडर्स की टोक्यो में समिट हुई है। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश आते हैं क्वाड में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए 23 से 25 मई 2022 तक जापान में थे। जापान के टोक्यो में चूँकि इसकी समिट हुई है। ठीक है। तो क्वाड लीडर्स के बीच में चौथी बातचीत थी, जबकि ये व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन था। ठीक है। क्वाड बेसिकली एक ऐसा समूह है जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है। कहाँ पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए बनाया गया है। और क्वाड क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड मिटिगेशन पैकेज की घोषणा इस बार टोक्यो वाले जो समिट हुई है वहाँ पे की गई है। किसकी, क्यूचैम्प, क्वाड क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड मिटिगेशन पैकेज। नेक्स्ट देखिए, भारत नेपाल संबंध के बारे में देखिए आप। 16 मई को इस बार क्या था, बुद्ध पूर्णिमा था, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। क्योंकि जो लुम्बिनी है वहीं पर महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था, और यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मिटिगेशन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। ठीक है। और यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा
के साथ लुम्बिनी मठ में मोदी जी ने क्या किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की शिलान्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है कि इस बौद्ध संस्कृति केंद्र का जो निर्माण है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ IBC नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के दर्शन भी किए। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि भारतीय अध्ययन की ICCR पीठ की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। ICCR और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच समझौता भी हुआ है। इसके अलावा अरुण 4 परियोजना के विकास की भी बात की गई है। तो 3-4 चीज़ें कुल मिला के यहाँ पे हुई हैं। एक तो अरुण 4 परियोजना और विकास कार्यान्वयन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा मोदी जी ने माया देवी मंदिर के दर्शन भी किए हैं। इसके अलावा वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगीति का वो किया जा रहा है। ठीक है, उद्घाटन किया जा रहा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत और अमेरिका निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ है जो कि टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। किसके किसके बीच में? भारत और USA के बीच में या अमेरिका के बीच में निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ है जो कि टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ है। हालांकि इसके पहले यह निवेश प्रोत्साहन समझौता 1997 में दोनों देशों के बीच में हुआ है। इससे एक दूसरे देशों के बीच में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए अंतर्राष्ट्रीय में। दूसरा, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, चूँकि जो नार्डिक देश हैं उसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, इन सब देशों को क्या कहा जाता है? नार्डिक देश कहा जाता है। तो 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। कहाँ पे हुई है यह समिट? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई है। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर भारत और नार्डिक देशों के बीच में व्यापार वाणिज्य को लेकर समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है कि इसी में कि नार्डिक देशों के साथ भारत का जो व्यापार है टोटल वो $5 बिलियन के आसपास है, जबकि FDI लगभग 3 बिलियन के आसपास है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए कि भारत के राष्ट्रपति की जमैका की राजकीय यात्रा हुई है। रामनाथ कोविंद जी ने 2 कैरिबियाई देशों की यात्रा की है, जिसमें जो पहले चरण में वो गए थे वो कहाँ पे गए थे? जमैका। ठीक है, और जमैका की यात्रा पर रहे और किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की या इस देश की यह पहली यात्रा है। ठीक है, जमैका में इन्होंने क्या किया है कि भारत और जमैका के बीच में चूँकि राजनयिक संबंधों को लेकर ये 60वीं वर्षगांठ थी, इस अवसर पर जमैका की राजधानी किंगस्टन में एक सड़क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन भी किया। ठीक, तो किंगस्टन में क्या किया गया कि एक सड़क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर एवेन्यू रखा गया है और भारत के राष्ट्रपति ने अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ जमैका ने राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन भी किया है। जमैका क्या है? कैरिबियाई देश है, हमने पहले ही बताया। तो 2 जगह पे गए थे, पहले तो ये जमैका गए थे और दूसरा कहाँ पे गए थे? सेंट विसेंट। ठीक है, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस ये एक ही जगह है, यहाँ पर भी गए थे। इस सेंट विसेंट पर भी जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। दोनों देशों के बीच में कर संचलन के साथ ही साथ सूचना और सहयोग के बारे में भी बातचीत हुई है। ठीक है, राजधानी किंग्सटाउन में कॉल्डर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव रख दिया जाएगा। ठीक है, कॉल्डर रोड का नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा? इंडिया ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 मई 2022 को पेरिस की संक्षिप्त यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूक्रेन में युद्ध संघर्ष सहित द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। ठीक है, इससे भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक या राजनयिक संबंधों में सुधार होगा। ठीक है, और भारत ने अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने की दिशा में शामिल होने के लिए फ्रांस को आमंत्रित किया है। ठीक है, फ्रांस जो है भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। 1998 से भारत और फ्रांस एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डेनमार्क की यात्रा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2022 को डेनमार्क की यात्रा पर रहे और डेनमार्क के साथ इन्होंने क्या किया, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, अवशिष्ट जल प्रबंधन, इन सब मुद्दों के लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्या किया है कि बनारस में स्वच्छ नदी जल को लेकर एक स्मार्ट प्रयोगशाला और स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र जैसी नई पहलों को शुरू करने के लिए एक दूसरे पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, एक दूसरे से समझौता किए हैं। ठीक है। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने हरित नौ वाहन पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर आशय पत्र को भी स्वागत किया है। नेक्स्ट देखिए, इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हेवेक ने 2 मई 2022 को इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है और दोनों ने इस पर क्या किया है, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि भारत और जर्मनी को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने के लिए साझा लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा का ऑनलाइन समाचार अधिनियम। कनाडा ने क्या किया है कि 2022 में गूगल जैसी डिजिटल समाचार मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए एक ऑनलाइन समाचार अधिनियम बनाया है। ठीक है। ऑनलाइन समाचार क्या बनाया है, अधिनियम बनाया है। किसने, कनाडा ने। इसमें गूगल जैसे मध्यस्थ द्वारा उपलब्ध कराई गई खबरों के लिए समाचार व्यवसायों को उचित मुआवजे के प्रावधान की कल्पना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए हैं। जैसे कि यूनेस्को द्वारा ग्वाडलजारा मेक्सिको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा ग्वाडलजारा मेक्सिको को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है। किसको, ग्वाडलजारा मेक्सिको को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है। किसने किया है, यूनेस्को ने। 2 मई को भारत और जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, भारत और जर्मनी ने। ठीक है। किसको, फॉरेस्ट का जो लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण कोरिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है। नाटो का जो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर है उसमें शामिल होने वाला दक्षिण कोरिया पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट देखिए कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन किया है। कौन कौन से देश हैं, फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल होने के लिए इन दोनों ने क्या किया है कि एक संयुक्त आवेदन किया है। अब इसे क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय वाले संबंधित कुछ। हाल में किस देश ने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 के सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है, रूस। तो रूस का क्या है, RS-28, ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। कौन सा क्षेत्र है ये, दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत और चिली के बीच में समझौता होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए आप, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। जलवायु कार्रवाई के लिए भारतीय CEO का गठबंधन किया गया है। किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने 23 मई 2022 को एक नए गठबंधन जलवायु कार्रवाई के लिए भारतीय CEO का गठबंधन की घोषणा कर दी है। ठीक है। इस गठबंधन का बेसिकली मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि 2070 तक भारत का जो मिशन है वो खुद को क्या करना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इसके अलावा मोदी जी ने अभी पिछली जो जलवायु समिट हुई थी उसमें पंचामृत का नया कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा 2070 तक भारत का जो टारगेट है देश को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, ये सब अचीव करने में भारत को क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। इस गठबंधन के जो सहाध्यक्ष होंगे वो कौन कौन होंगे, इसमें है महिंद्रा ग्रुप के CEO अनीश शाह और रेवेन्यू पावर के CEO सुमंत सिन्हा इसके सहाध्यक्ष होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, UNCCD COP15, UNCCD COP15, UN का फुल फॉर्म है, UNCCD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब इसमें क्या है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय।
ठीक है। इसकी जो समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है? कोट दी आइवरी कोस्ट में हुई है, ठीक है। कोट दी आइवर या आइवरी कोस्ट में संपन्न हुई है। COP15 का जो विषय था वो विषय था कि भूमि जीवन विरासत, अभाव से समरसता की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर, ठीक है। लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका विषय था, COP15 का विषय था, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? भूपेंद्र यादव, जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है या क्या प्रतिबद्धताएँ रखी गई हैं? 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड हैं उसको क्या करना है? उसको खेती योग्य बनाना है, ठीक है। उसको क्या करना है? खेती योग्य बनाना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये देखिए आप कि जो UNCCD है ये 1994 से चल रही है योजना, ठीक है। कब से चल रही है? 1994 से UNCCD जो प्रोग्राम है ये चल रहा है। अब जैसे इस बार वाला जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आइवरी कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट वाला जो होगा 15वें नंबर का था इस बार वाला, जो 16वें नंबर का होगा वो सऊदी अरबिया में होगा 2024 में, ठीक है। और जो 17वें नंबर का होगा COP17 UNCCD का, वो 2026 में मंगोलिया में होगा। हर 2 साल में एक बार इसकी समिट होती है, ठीक है। हर 2 साल में एक बार इसकी समिट होती है। नेक्स्ट देखिए आप, सियोल वन घोषणा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस में 5 मई 2022 को सियोल वन घोषणा को अपनाया गया है। तो अगर पूछेगा पेपर में कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस कहाँ स्थापित हुई थी, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में, ठीक है। और इसी सियोल में ही इसके बारे में घोषणा की गई है, ठीक। इसमें क्या किया गया है? इस घोषणा की जो मेन थीम है वो क्या है कि जो भी डिग्रेडेड लैंड हैं, ठीक है, जिनका कह सकते हैं अवक्रमित भूमि, जिसको डिग्रेडेड लैंड बोलते हैं, उसको क्या करना है कि उसको पुनः बहाल करना है और उसके बहाली के लिए निवेश को 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करना है, ठीक है। विश्व वानिकी कांग्रेस जो है वो 6 साल में एक बार आयोजित होती है ना। और किसके द्वारा की जाती है ये? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा, ठीक। इस बार जो 2022 का कांग्रेस का विषय था, वन कांग्रेस का विषय था, वो था कि वनों के साथ हरित, स्वास्थ्य और अनुकूल भविष्य का निर्माण, ठीक है। तो ये पहला नहीं दूसरा अवसर है। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस एशिया में आयोजित दूसरी कांग्रेस है। इसके पहले एशिया में इंडोनेशिया में हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए आप, रामगढ़ विषधारी भारत का 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य, मतलब रामगढ़ विषधारी भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ ही रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। किसके बाद? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में भेड़ियों पर एक नया अध्ययन आया है। देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में भेड़ियों की संख्या मात्र 3100 रह गई है। 3100 भेड़ियाँ रह गए हैं केवल, ठीक है। और वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ बाघों की संख्या केवल 2967 बची है, ऐसे ही भेड़ियों की संख्या भी 3100 बची है टोटल, ठीक है। बस कितनी बची है? 3100। भेड़ियों की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मायापिट वाइपर। मेघालय के री भोई जिले में क्या किया गया है कि एक जहरीले सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम है मायापिट वाइपर। तो मायापिट वाइपर क्या है? जहरीले सांप की एक प्रजाति है। कहाँ इसकी खोज की गई है? इसकी खोज मेघालय में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बारस मछली प्रजातियों की कृत्रिम प्रजनन तकनीकी। जो भी बारस मछलियाँ हैं उसकी कृत्रिम प्रजनन के लिए तकनीकों स्वीकृति मिल गई है। और किसने किया है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के वैज्ञानिकों ने किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस याद रख लीजिएगा कि बारस मछली प्रजातियों की कृत्रिम प्रजनन तकनीकी विकसित हो गई है, ठीक है। ई कचरा प्रबंधन के लिए मसौदा अधिसूचना
जारी हो गया है। ठीक, सबसे पहली बार ई कचरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, वो जब पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उससे जो कचरा जनरेट होता है उसी को ई कचरा बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार ई कचरा को लेकर 2016 में कुछ नियमों की घोषणा की गई थी। इसके बाद 2018 में इसका संशोधन किया गया था और दोबारा से 2021 में इसके लागू होने की संभावना थी। ठीक है, तो इसमें जो 2021 वाला है, इसमें क्या करना है कि 2023 तक, ठीक है, जो संशोधन किया गया उसमें क्या किया गया है कि 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक कचरों को 60% तक रिसाइकिल कर देना है। ठीक है, रिसाइकिल कर देना है, और 2024 तक 70% और 2025 तक 80%, मतलब 10-10% बढ़ाना है। जैसे 2023 में कितना है, 2023 में 60% है। ठीक है, 24 में 70%, 25 में 80%, ऐसे करते जाना है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट न्यूज़ है पारिवारिक वानिकी की अवधारणा लैंड फॉर लाइफ। UNCCD का एक पुरस्कार कार्यक्रम है जिसे हर 2 साल में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर डिवाइस बनाई गई है। ठीक है, ये किसने बनाया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाली एक डिवाइस बनाई है जो चार्ज होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो जो भी कैप्चर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर उसे आप सही तरीके से या सही जगह पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इराक में भीषण रेतीली तूफान आया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिए कि भीषण रेतीला तूफान कहाँ पे आया था, वो इराक में आया था। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर 2 तेंदुआ रिजर्व वाला भारत का पहला शहर। ठीक है, तो जो जयपुर है, सॉरी, जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। तो जयपुर में 2 कौन कौन से तेंदुआ रिजर्व हैं, एक है आमागढ़, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, झलाना तेंदुआ रिजर्व। 2 हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, झलाना तो पहले से ही था, दूसरा आ गया है आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व। तो इसके साथ ही जयपुर 2 तेंदुआ रिजर्व वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि एम्परर पेंगुइन के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जो एम्परर पेंगुइन है बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है, ये अर्जेंटीना, ये पाया जाता है आपके अंटार्कटिका के बर्फीले टुंड्रा और ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। अर्जेंटीना के टुंड्रा और ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जबकि लेकिन इसके जो है विलुप्त होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इंडियन स्टार कछुआ। WCCB वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इंडियन स्टार कछुओं की सबसे पसंदीदा पालतू जानवरों के रूप में मांग उसके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। चूँकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए इसके अस्तित्व पर खतरा है। ये इंडियन स्टार कहाँ पाया जाता है, ये भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के सूखे और झाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, पेंटालन आर्द्रभूमि, वेटलैंड जिसको बोलते हैं। वेटलैंड क्या होता है, लैंड प्लस वाटर दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, जो मिडिल वाला होता है, उसी को वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, और वेटलैंड या आर्द्रभूमि बोलते हैं। आर्द्रभूमि के प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए एक रामसर कन्वेंशन भी 1971 का, ठीक है, वो किससे संबंधित है, आर्द्रभूमि के कंजर्वेशन से संबंधित। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पैंटानल नष्ट होने के कगार पर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं लोकल लेवल पर, जिससे कि यहाँ की जो पूरी डाइवर्सिटी है या विविधता है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, वो इसके लिए क्या बनती जा रही है, खतरा बनती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वन लाइनर वाले देख लीजिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व को 13 मई को एक बाघिन मृत पाई गई थी। इस बाघिन का नाम क्या था, T61। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए, तिरुपुर जिले में तिरुपुर जिले में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट नंजरायण टैंक को तमिलनाडु राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। किसको, नंजरायण टैंक को, नंजरायण टैंक को तमिलनाडु राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है,
रेलवे के प्लान बी के बावजूद 2019 से अब तक 48 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। प्लान बी रणनीति क्या थी? इसमें मधुमक्खियों के झुंड की आवाज़ की नकल करने वाला एक एम्पलीफाइंग सिस्टम लगाया गया था, ठीक है, जिससे कि उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्या होंगे, वो ट्रैक के पास, रेलवे ट्रैक के पास नहीं आएंगे, उससे दूर रहेंगे। जबकि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से 48 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत की खबर आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। हाल में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है, पढ़ ही चुके हैं हम लोग। जैव विविधता के संदर्भ में सेना स्पेक्टोबिलिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है आक्रामक पादप प्रजाति से, ठीक है। हाल में वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप में एक्टिनिमेनस कोयस नाम की एक नई प्रजाति की खोज की है। एक्टिनिमेनस कोयस किस एक प्रजाति की है? वो झींगा प्रजाति की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट हमारा आ गया खेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में आ गया? खेल के बारे में देखिए आप। सबसे पहले देखिए निकाहत जरीन के बारे में, ठीक है। निकाहत जरीन भारतीय मुक्केबाज निकाहत जरीन ने इस्तांबुल तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? निकाहत जरीन ने, ठीक है। निकाहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुटामास को 5-0 से पराजित कर दिया, ठीक है। किसको हराया है? थाईलैंड की जितपोंग जुटामास को निकाहत जरीन ने हरा दिया है 52 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है। 25 वर्षीय निकाहत 6 बार की चैंपियन मैरीकॉम, श्रद्धा देवी, जेनी RL लेखाकोसा के बाद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज्योति आराजी। भारत की ज्योति आराजी ने 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रिटेन में लावबोरी इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ज्योति आराजी ने, ठीक है। 100 मीटर की बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाफाबोरी इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा शरद गरुड़ भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ 2 मई 2022 को ग्रीस में हेराक्लियन में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर वाले में क्या हुआ है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जूनियर वाले में जीता इन्होंने, ठीक है, भारोत्तोलन में। नेक्स्ट देखिए आप कमलप्रीत कौर ओलंपियन डिस्कस थ्रोवर चक्का फेंक। कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ के कारण टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण अंतिम रूप से इनको क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। ये किससे संबंधित थी? कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। इनका जो है एक कार दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप टोनी ब्रुक्स, ये 1950 के दशक के फार्मूला रेस 1 के खिलाड़ी थे। इनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। उसके बाद देखिए आप IPL के बारे में। गुजरात टाइटंस जो कि इस बार IPL में शामिल होने वाला एक नया टीम था। 2 टीम इस बार शामिल हुई थी, उसमें से एक जो है गुजरात टाइटंस थी, दूसरी जो है लखनऊ सुपर जायंट थी। तो गुजरात टाइटंस ने जो है इस बार का फाइनल जीत लिया है और फाइनल जो मैच खेला गया था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था, जिसमें गुजरात टाइटंस पहली बार शामिल भी हुई थी और पहली बार इसने IPL जीत भी लिया है, ठीक है। तो गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन थे वो हार्दिक पांड्या थे और राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन थे वो संजू सैमसन थे। और फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या को ही मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ठीक है। IPL का ये 15वां संस्करण था और इस बार टाटा ने IPL को प्रायोजित किया था, ठीक है। जो प्रायोजक था वो टाटा था। इसके बाद कुछ इसमें अवार्ड दिए गए थे, उसको आप देख लीजिए। सीजन में सर्वाधिक रन के लिए जो ऑरेंज कैप दिया गया था वो जॉस बटलर को दिया गया था और सर्वाधिक विकेट जो लेने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है उसको युजवेंद्र चहल को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर, सीजन का इमर्जिंग प्लेयर उमरान मलिक,
जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे। सीजन में सर्वाधिक छक्के जोस बटलर ने मारे हैं, सर्वाधिक चौके भी जो है जोस बटलर ने लगाए थे। सीजन का सुपर स्ट्राइकर दिनेश कार्तिक, गेम चेंजर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड, जो दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी उन्हीं को ही फेयर प्ले अवार्ड भी दिया गया है। सीजन की सबसे तेज़ जो गेंद डाली थी वो लॉकी फर्ग्यूसन ने डाली थी, और परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन इविन लुइस। इसमें से देखिए 3-4 आप याद कर लीजिए, जैसे कि ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, कौन सी टीम ने जीता, गुजरात टाइटंस, कौन से संस्करण का ये था, 15वें संस्करण का था, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सुपरनोवा ने जीता। अच्छा, इसमें और देख लीजिए, पहली बार 2008 से आईपीएल खेला जा रहा है और अभी तक सबसे ज़्यादा बार 5 बार आईपीएल जीता है मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सुपरनोवाज ने जीता महिला T20 चैलेंज। जैसे कि आईपीएल होता ना, इसी के तर्ज पर बीसीसीआई ने क्या किया है कि एक महिलाओं का भी T20 फॉर्मेट होता है जिसमें 3 टीमें खेलती हैं। एक होता है इसमें एक सुपरनोवा और वेलोसिटी, ठीक है, और एक है टेल ब्रेजर। तो जिसमें से इस बार जो फाइनल खेला गया था वो सुपरनोवा और वेलोसिटी के बीच में खेला गया था। खिताब जीता है सुपरनोवा ने और तीसरी बार जीता है, ठीक है। जो सुपरनोवा की कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर थी और जो वेलोसिटी की कैप्टन थी वो दीप्ति शर्मा थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम की वार्षिक रैंकिंग आई है। इसमें क्या हुआ है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली एमआरएफ टायर्स ने T20 के रूप में भारत की जो पोजीशन रही है वो नंबर 1 रही है, ठीक है। और वनडे में न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 पे रही है और टेस्ट वाली टीम में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है। तो अगर T20 में पूछेगा कि आईसीसी की T20 रैंकिंग में मई में कौन सी टीम टॉप में थी तो इंडिया थी, वनडे में अगर पूछेगा तो न्यूजीलैंड, और अगर टेस्ट में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में फाइनल में कर्नाटक पर रोमांचक जीत के साथ ही उड़ीसा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मतलब किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। किसको हराया है? कर्नाटका को, ठीक है। भारत बना पहली बार थॉमस कप का विजेता, ठीक है। तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को पहली बार थॉमस कप जीत लिया है। तो हुआ क्या है कि भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर ये खिताब जीता है, ठीक है। किसको हराया भारत ने? इंडोनेशिया को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उबेर कप। उबेर कप में क्या हुआ है कि जो थॉमस कप होता है वो पुरुषों का होता है और जो उबेर कप होता है वो महिलाओं से संबंधित होता है। तो महिलाओं वाले में क्या हुआ है कि दक्षिण कोरियाई टीम ने चीन को हरा दिया है। उबेर किसने जीता है? दक्षिण कोरिया की टीम ने चीन को हरा दिया है, ठीक है, और खिताब अपने नाम पे कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार जीता है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, उसने जीता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक। इसमें क्या हुआ? डेफ ओलंपिक का जो शुभंकर था वो रिंग टेल्ड कोटी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीता था वो यूक्रेन ने जीता था, ठीक है। यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था, जबकि भारत जो है इसमें 9वें पोजीशन पे रहा था। भारत के कुछ स्वर्ण पदक विजेता के नाम देख लीजिए आप, जैसे धनुष, अभिनव, धनुष श्रीकांत, ठीक है, वही सब है बार है ना। धनुष श्रीकांत 2 बार जीता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, ISSF जूनियर विश्व कप। जनवरी के सोहल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 में भारत कुल 33 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द्वितीय खेलो मास्टर्स गेम दिल्ली। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में द्वितीय खेलो मास्टर गेम 2022 का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर देख लीजिए। 8 मई को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने माजरा, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय में
हॉकी एस्ट्रोटर्फ की आधारशिला रखी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर ने 1 मई को घोषणा की कि पानीपत में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा हैं उनके पैतृक गांव खंडरा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नीरज चोपड़ा का जो पैतृक गांव होगा वहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इंग्लैंड के रानी ओ सुल्लीवन, कौन है? रानी ओ सुल्लीवन ने फाइनल में इंग्लैंड के ही जूड ट्रम्स को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 खिताब जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इंग्लैंड के ही रानी सुल्लीवन ने किसको हराया है? जूड ट्रम्स को हराया है। जूड ट्रम्स को हराया है और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। 4 मई को रेलवे ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर घरेलू टूर्नामेंट BCCI महिला सीनियर T20 ट्रॉफी जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पत्रकार बोरिया मजूमदार को भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू के लिए धमकी देने के मामले में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। किसको कर दिया है? बोरिया मजूमदार को, जो कि एक पत्रकार हैं। नरेंद्र बत्रा ने 25 मई को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र बत्रा ने क्या कर दिया है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। किंग्स 11 पंजाब के इस्लामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, शिखर धवन। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 8 मई को स्पेन के पुंटा प्राइमा के पहले चेजेबल सनबे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। भारत के प्रमुख लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 25 मई को ग्रीस के कालिथिया में ब्राह्मी इंटरनेशनल जंपिंग मीट में छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-3 जो न्यूज़ हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय अमेरिकी CEO सत्य नाडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और शांतु नारायण जो कि एडोब अमेरिका में नई T20 लीग होने जा रही है, उसका नाम है मेजर लीग। उसमें क्या करेंगे ये लोग? इन्वेस्ट करेंगे, इसमें निवेश करने का उन्होंने फैसला लिया है। ठीक है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल बेटोरी ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम क्रिकेट टीम का इनको क्या किया गया है? सहायक कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई महिला की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली और अफ्रीका पुरुष टीम के स्पिनर केशव महाराज को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है। अगर पुरुषों वाले में पूछा जाएगा तो केशव महाराज जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, और अगर महिला वाले के में पूछा जाएगा तो एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 28 मई को UEFA चैम्पियन लीग के फाइनल में लिवरपूल को 1-0 से हराकर रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड लगातार 14वीं बार यूरोपीय चैंपियन खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है? रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले का प्रबंधन करने वाली शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश AR दोबे की अध्यक्षता में प्रशासकों को 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है। इसमें 2 सदस्य और कौन कौन से हैं? SY कुरैशी और एक हैं भास्कर गांगुली। ठीक है। 22 मई को मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के इतिहाद स्टेडियम में एस्टन विला को 3-2 से हराकर मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब जीत लिया है। ठीक है। अब इसमें 2-3-4 प्रश्न हैं, उसको देख लीजिए। सबसे पहला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 में मैक्स वर्स्टापेन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। मैक्स वर्स्टापेन किस खेल से संबंधित हैं? मोटर रेसिंग से संबंधित। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो वो किया है नीदरलैंड ने। ठीक है। विजडन अलमैक द्वारा 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से किसे शामिल नहीं किया है? तो रोहित शर्मा भी हैं उसमें, जसप्रीत बुमराह भी हैं, ओली रॉबिन्सन भी हैं, स्टीव स्मिथ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाल में यह खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ मैच के दौरान रिटायर हर्ट होने वाले IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, रविचंद्र अश्विन। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर आज ख़त्म होता है। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जल्द ही आएगी, अभी 1-2 वीडियो और लगेगा, तब जाकर ये करंट अफेयर ख़त्म होगा। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।